जिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सम्मुख लेकर उपस्थित होंगे। दो श्रृंखलाओं के माध्यम से हमने पहली श्रृंखला में 1 से 30 प्रश्नों का अध्ययन किया। उसके बाद दूसरी श्रृंखला में 31 से लेकर के हमने 60 क्वेश्चन की जो श्रृंखला थी उसका हमने अध्ययन किया। आज उसी क्रम को हम जारी रखते हुए 61वें प्रश्न से आपको अध्ययन कराएंगे 90 प्रश्न तक, मतलब 30 क्वेश्चन आपको अध्ययन कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें आपके रुझान, आपका दृष्टिकोण हमको पता होता रहे कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं कि नहीं लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे अपेक्षा हमारी रहेगी। चलिए, अपने वीडियो को ये पहले प्रश्न से हमने अध्ययन कर लिया था और इसी तरह से हमने 60 क्वेश्चन तक आपको अध्ययन करवा दिया था। श्रृंखला बड़ी है, इसलिए छोटे छोटे खंडों के माध्यम से हम आपको अध्ययन करा रहे हैं। देखिए, 60 प्रश्न तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब 61वें प्रश्न से हम आपको अध्ययन कराएंगे। 61वां प्रश्न है आपका कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक का क्या नाम है। ठीक, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक का क्या नाम है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक का क्या नाम है, यही पूछ रहा है इस प्रश्न में। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक का क्या नाम है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत न तो हल ने दिया है, ठीक है, हल ने भी नहीं दिया है, थांडाइक ने भी नहीं दिया है, स्किनर ने भी नहीं दिया है। इसको दिया किसने है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलोव का है। ठीक है, इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तो 61वां प्रश्न हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 62वें प्रश्न की तरफ। 62वां प्रश्न आपके सम्मुख दे रहा है कि कोहलर निम्न में से किस से संबंधित हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। क्या कोहलर अभिप्रेरणा से संबंधित हैं, कि कोहलर विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं, कि व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित हैं, या अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, और वह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहता है कि यह अधिगम का नियम है, अधिगम का सिद्धांत है। तो कोहलर का संबंध किससे हो जाएगा? अधिगम के सिद्धांत से हो जाएगा। ठीक है, 62 आपका हो गया। अब 63वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 63वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। एक बालक जो साइकिल चला रहा है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? ठीक, क्षैतिज स्थानांतरण का, क्षैतिज अधिगम अंतरण का, कि ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, कि द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? ठीक, तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई एक बालक साइकिल चलाना सीख लिया हो और वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो यह कहलाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण या ऊर्ध्वा अधिगम अंतरण कहलाएगा। ठीक है, क्षैतिज अधिगम अंतरण इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ही कक्षा में जब बच्चा जैसे गणित सीख रहा हो, ठीक, और उसी कक्षा में वह भौतिकी में गणित का प्रयोग करने लगे, तो वह क्षैतिज अधिगम अंतरण कहलाता है। द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण में हमने आपसे कहा था कि एक हाथ से सीखे हुए ज्ञान, जैसे हम दाहिने हाथ से लिखना सीखे हुए हैं और वही चीज बाएं हाथ से भी करना हम प्रारंभ कर दें, तो यह द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक, तो बचा क्या आपका? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण इसमें आपका सही उत्तर होगा। 64वां
प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले हल करने के लिए हमने कहा था कि पठार का कारण है कि का ज्ञान कर लीजिए। कौन सा पठार का कारण है, नहीं अपने आप आ जाएगा। ठीक, पठार का कारण देखिए, प्रेरणा की सीमा, ये पठार का कारण है। शारीरिक सीमा, ये भी पठार का कारण है। ठीक, विद्यालय का असहयोग, ये पठार का कारण नहीं होगा। ज्ञान की सीमा, ये पठार का कारण होगी। तो इसमें कह रहा है कि पठार का कारण नहीं है, तो विद्यालय का असहयोग यह पठार का कारण नहीं है। ठीक है, विद्यालय का असहयोग ये पठार का कारण नहीं है। ठीक है, आपका 64 प्रश्न तक हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे 65वें प्रश्न की तरफ। 65वां प्रश्न आपका आपके श्यामपट पर दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पर कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा। ठीक है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ठीक है, तो यही आपका प्रश्न है। तो इसमें देखिए, ये परिभाषा है ना, तो ये परिभाषा तो वैसे गेट्स की परिभाषा है, मॉर्गन ने ये परिभाषा नहीं दी। ठीक है, गिलीलैंड, मॉर्गन और गिलीलैंड ने ये परिभाषा नहीं दी। स्किनर की भी ये परिभाषा नहीं है और क्राउनबैक की भी ये परिभाषा नहीं है। ये परिभाषा है गेट्स की। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद करना होगा। ठीक है, तमाम अधिगम की परिभाषाएं हैं, तमाम और भी चीज़ों की परिभाषाएं हैं, तो उसको आपको एथेंटिक याद करना होगा, अन्यथा आप परीक्षा में गलती कर देंगे। हाँ, 6वां प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी एक गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, तो ये कौन सी विशेषता गेस्टाल्टवादियों की नहीं है। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो देखिए, समग्रतापूर्ण अवलोकन, ठीक है, ये गेस्टाल्टवादियों की विचारधारा है। गेस्टाल्ट का अर्थ ही होता है समग्रता। ठीक है, तो ये तो होगा। ठीक है, सूझ के लिए 66वें प्रश्न का बी है, सूझ के लिए। देखिए यहां पर थोड़ा सा गलती है, ये है सूझ। सूझ के लिए उद्दीपनात्मक परिस्थिति आवश्यक है, एकदम सही है। ठीक है, ये अंतर्दृष्टि के लिए ये भी जरूरी है। ठीक है, तीसरा है कि कोशिश करते रहने और बार बार असफल होने के कारण सफलता प्राप्त करना, यह अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है, इसलिए आपका सी विकल्प यहां पर सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं, ध्यान के केंद्रीकरण की सहायता से अचानक समस्या का समाधान हेतु प्रेरित होना, यह भी अंतर्दृष्टि की विशेषता है। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, यह अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये प्रयास एवं त्रुटि की विशेषता है। किसकी है, प्रयास एवं त्रुटि की विशेषता है। कोशिश करते रहने, बार बार कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, बार बार असफल हो रहे हैं, भूल कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं के कारण सफलता प्राप्त करना। ठीक है, तो ये किसका नियम हो गया, ये थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का नियम हो गया, यह गेस्टाल्ट का नहीं। तो इसमें ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। 66वां प्रश्न आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। अब 67वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 67वां प्रश्न है कि क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंध निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है। 67वां प्रश्न यही है कि क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत जो है वो ना तो थार्नडाइक के नाम से जाना जाता है, न तो वर्दीमर के नाम से जाना जाता है, न तो वो स्किनर के नाम से जाना जाता है। वह किसके नाम से जाना जाता है, पावलोव के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िए। बड़ा प्रश्न जब भी रहे तो उसको थोड़े ध्यान से पूर्वक पढ़िए, उसके शब्दों को पकड़ने का प्रयास कीजिए, आपको अपने उत्तर स्वतः ही मिल जाएंगे। यदि किसी तटस्थ
उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार उपस्थित किया जाता है तो तटस्थ उद्दीपक के प्रति वैसी ही अनुक्रिया करना सीख लेता है जैसी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है। यह नियम किस मनोवैज्ञानिक के प्रयोग पर आधारित है? ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, दो चीजें कह रहा है। पहला तो कह रहा है तटस्थ उद्दीपक। ठीक, अगर इसको हम समझाएं तो आप जैसे पावलोव के नियम को जब आपने पढ़ा होगा, ठीक, तो पावलोव ने अपने इस सिद्धांत में क्या कहा कि घंटी के साथ भोजन दिया जा रहा है, घंटी बजाई जा रही है प्लस भोजन दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, तो परिणाम क्या निकल के आ रहा है कि कुत्ते के मुख से लाल टपक रही है, कुत्ते के मुख से लाल टपक रही है। यही चीज है तटस्थ उद्दीपक। घंटी क्या है? तटस्थ उद्दीपक है। ठीक है, किसी स्वाभाविक उद्दीपक आपका भोजन हो गया के साथ बार बार उपस्थित किया जाता है तो तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी वैसी अनुक्रिया। भोजन देंगे तो भी कुत्ते के मुख से लाल निकलेगा, ठीक, और अगर भोजन न दिया जाए, ठीक, सिर्फ घंटी बजा दी जाए तो भी लाल निकलती है। तो वही चीज तो कह रहा है कि तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करना सीख लेता है जैसा स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति। स्वाभाविक उद्दीपक क्या था आपका? भोजन था। स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन था। तो ये कह रहा है कि यह नियम किस मनोवैज्ञानिक के प्रयोग पर आधारित है। तो इसमें आप देख लीजिए, स्किनर का होगा नहीं, थॉर्नडाइक का होगा नहीं, टॉलमैन का होगा नहीं, ठीक है, ये होगा किसका? पावलोव का। ठीक है, 68वें प्रश्न का उत्तर हो गया आपका पावलोव। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न है आपके स्मार्ट बोर्ड पर कि पावलोव के क्लासिकल अनुबंध के प्रयोग निम्नलिखित में से किस पर किए गए? अरे भैया, इतना सरल प्रश्न है, इसका उत्तर कौन नहीं जानेगा? जिसने भी पावलोव को पढ़ा होगा वो इसका उत्तर जानेगा कि पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंध के प्रयोग किस जानवर पर किए थे? कुत्ते पर किए थे। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था। ठीक है, अब अगला देखिए, 70वां प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक को मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था, ये प्रश्न है। ठीक है, एक नया प्रश्न आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, देखिए, नोबेल पुरस्कार तो वैसे तो पावलोव को मिला था। ठीक है, इसमें ना तो टॉलमैन को मिला, ना तो थॉर्नडाइक को मिला, ना तो ब्रूनर को मिला। इसमें जो आपको मिला था वह था पावलोव को। पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत पर ही इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा डी। ठीक, अगला प्रश्न है, 71वां प्रश्न है आपके सम्मुख कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के अधिक निकट है? ठीक है, ये नई चीज है, क्षेत्र सिद्धांत, ये किसके निकट है? तो ये गेस्टाल्ट अंतर्दृष्टि सिद्धांत के निकट है कि सामाजिक अनुकूलन सिद्धांत के निकट है? ठीक, कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के निकट है, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के निकट है, कि गेस्टाल्ट सिद्धांत के निकट है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा गेस्टाल्ट के निकट है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है ये समग्र का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? समग्र का अध्ययन करता है, और यही समग्र का अध्ययन क्षेत्र सिद्धांत भी कराता है। जब हम क्षेत्र सिद्धांत को पढ़ाएंगे तो आपको इस चीज के बारे में बताएंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही कि अगर पूछा जा रहा है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के अधिक निकट है, तो आप उसमें गेस्टाल्ट सिद्धांत के निकट ही उसमें लगाइएगा। ठीक, क्योंकि गेस्टाल्ट सिद्धांत समग्र का अध्ययन करता है और क्षेत्र सिद्धांत भी समग्र का अध्ययन करता है। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत जनसंख्या के अध्ययन के लिए बना हुआ, उसको कभी किसी दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक, चलिए, 72वां प्रश्न आपके सम्मुख दे रहा है कि 72वां प्रश्न आपके सम्मुख दे रहा है,
72वां प्रश्न है आपके सम्मुख कि एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक, एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी। ठीक है, तो जब हमने आपको पढ़ाया था थॉर्नडाइक को, तब हमने कहा था कि एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक थॉर्नडाइक ने लिखी थी, पावलोव ने नहीं लिखी, स्किनर ने नहीं लिखी, टॉलमैन ने नहीं लिखी। इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक वह थॉर्नडाइक ने लिखी थी। ठीक, अगला 73वां प्रश्न है कि प्रयत्न, यहां पे वर्तनी में थोड़ी सी अशुद्धि है, यहां है प्रयत्न, प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के प्रयोग पर आधारित है। तो इतना सरल प्रश्न है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के प्रयोग पर आधारित है, इसको कौन नहीं बता पाएगा? क्या ये स्किनर है? नहीं। टॉलमैन है? नहीं। थॉर्नडाइक होंगे। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का था, ये पावलोव भी नहीं होंगे। ठीक, 74वां प्रश्न है आपके सम्मुख, 74वां प्रश्न है आपके सम्मुख कि सरल अनुक्रियाओं के अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत में क्या कहा जाता है। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा कि सरल अनुक्रियाओं के अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम को नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत में क्या कहा जाता है। तो प्रतिरूपण नहीं कहा जाता है, अभिक्रमित अवकलन नहीं कहा जाता है, श्रृंखला निर्माण नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभिक्रमित अधिगम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत में क्या कहा जाता है? इसको अभिक्रमित अधिगम कहा जाता है। ठीक, 75वां प्रश्न आपके सम्मुख है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, ब्रूनर नहीं होंगे, गुथरी नहीं होंगे, और इनमें से कोई तो बिल्कुल नहीं होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्किनर महोदय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न है, आगे आपका प्रश्न है 76वां प्रश्न आपके सम्मुख है, एजुकेशनल ऑफ फर्स्ट बुक के लेखक कौन हैं। ये भी एक नई चीज आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। अक्सर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या पता भैया कि टेट की परीक्षा में भी पूछा जा सके, बिहार की भी परीक्षा में पूछा जा सके, है ना। नई चीजों को परीक्षाओं में सम्मिलित किया जा रहा है। अब देखिए, बंधी बंधाई लीक से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्न अब गहराई से बनते हैं, और उसका जब तक हम अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये गहराई वाला प्रश्न है। ठीक, एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक के लेखक कौन है, 76वां प्रश्न है आपका। तो इसके लेखक थॉर्नडाइक हैं, लोविन हैं, कि स्किनर हैं, कि टॉलमैन हैं। इस पुस्तक के लेखक थॉर्नडाइक हैं। ठीक है, 76वें का उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, 77वां प्रश्न है आपका, अभिप्रेरणा से है। 77वां प्रश्न, अंतर्नोद न्यूनीकरण सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा मिलती है, अतः अंतर्नोद डैश 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 पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है अंतर्नोद? मूल प्रवृत्तियों पर नहीं, प्रलोभन पर नहीं, किस पर निर्भर होगा? आवश्यकता पर निर्भर होगा। अंतर्नोद आवश्यकता पर आधारित होगा, संज्ञान पर भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो गया? सी विकल्प सही हो गया। वो किस पर आधारित होता है? आवश्यकता पर आधारित होता है। 78वां प्रश्न और भी सिंपल प्रश्न है कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना सफल प्रयोग किया। तो नो डाउट इसमें आंख मूंद करके कोई भी बता देगा, कोहलर ने किया। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया? कोहलर ने किया। ठीक, थॉर्नडाइक ने भी नहीं किया, पावलोव ने भी नहीं किया, हल ने भी नहीं किया। ठीक है, क्षैतिज 69वां प्रश्न है आपका, क्षैतिज प्रसार, पठार क्षैतिज प्रसार है,
जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, कहा है, किसने कहा है? ठीक है, तो पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। ठीक है, किसने कहा? पठार की यह परिभाषा किसकी है, यही पूछ रहा है। तो यह परिभाषा क्या स्किनर की है कि थॉर्नडाइक की है, पावलोव की है कि गुथरी की है? ठीक है, यह परिभाषा है स्किनर की। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की है। स्किनर ने कहा कि पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। ठीक है, ये 79वां आपका क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम 80 प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 80वां प्रश्न क्या है आपके सम्मुख? स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के विषय में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा तर्क संगत नहीं है? ठीक है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन तर्क संगत नहीं है, यही पूछा जा रहा है। स्किनर का प्रयोग हमने पढ़ा है, ठीक, तो हम उसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। ठीक है, स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षक के अध्याय प्रारंभ करने से पहले शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। एकदम सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में जब हमने उसका उपयोग बताया था कि कक्षा में क्या इसका उपयोग है, तो हमने कहा था कि शिक्षक के अध्याय प्रारंभ करने से पहले उसे शैक्षिक उद्देश्यों को सुस्पष्ट कर लेना चाहिए। तो ये तो इसके विषय में तर्कसंगत है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन पर जोर देना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, शिक्षक को कक्षा में दंड का प्रयोग करना चाहिए, तो ये तर्कसंगत नहीं है। कक्षा में कभी भी स्किनर ने ये नहीं कहा कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत ये नहीं कहता कि कक्षा में बच्चे को दंड दिया जाए, तो ये तर्कसंगत नहीं है। तो इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही लग रहा है। अभी आगे देख लेते हैं। सीखने के अंतर्नोद की भूमिका के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए, एकदम जरूरी है। सीखने के अंतर्नोद की भूमिका को इसमें ध्यान में रखना चाहिए, तो ये भी तर्कसंगत लग रहा है। तो तर्कसंगत कौन सा नहीं है? ये आपका सी विकल्प जो है यह तर्कसंगत नहीं लग रहा है, इसलिए 80वें प्रश्न का उत्तर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। 81वां प्रश्न आपके सम्मुख दिया है, ध्यान से देखिएगा। 81वां प्रश्न आपके सम्मुख दे रहा है कि निम्न में से किस अधिगम प्रणाली में समग्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? अभी हमने इस चीज पर चर्चा की है। गेस्टाल्टवाद, ठीक, समग्र को सबसे अधिक महत्व देता है, तो यहां से इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। 81वें का उत्तर डी सही हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद। ठीक है, समग्र को सबसे अधिक महत्व अगर कोई देता है तो गेस्टाल्टवाद देता है। मनोविश्लेषणवाद नहीं देता, साहचर्यवाद नहीं देता और व्यवहारवाद नहीं देता। समग्र को सबसे अधिक महत्व गेस्टाल्टवाद ही देता है। ठीक है, 82वां प्रश्न है आपके सम्मुख। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है? क्या व्यवहार पर बल देती है, कि चिंतन पर बल देती है, कि तर्क पर बल देती है, कि अभिप्रेरणा पर बल देती है? तो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत होता है वह व्यवहार अनुकूलन पर बल देती है। किस पर बल देती है? व्यवहार अनुकूलन पर बल देती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से 82 प्रश्न यहाँ से समाप्त हो गए। अब हम 83वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 83वां प्रश्न है आपके सम्मुख कि भारत में बुद्धि परीक्षण प्रारंभ हुआ। भारत में बुद्धि परीक्षण प्रारंभ हुआ 1924 नहीं, 1927 नहीं, 1922 नहीं, 1920 एकदम सही है। भारत में बुद्धि परीक्षण कब प्रारंभ हुआ? 1922 से प्रारंभ हुआ। ठीक, बुद्धि 84वां प्रश्न है कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, किसने कहा? 84वां प्रश्न है कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, ये किसने कहा? ठीक है,
तो ये परिभाषा है, बकिंघम की परिभाषा है, ये मैकडूगल की भी परिभाषा नहीं है, ये थॉर्नडाइक की भी परिभाषा नहीं है, ये टर्मन की भी परिभाषा नहीं है। ठीक है। 85वां प्रश्न आपके सम्मुख दे रहा है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, किसने कहा? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, ये किसने कहा है? 50वां प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है। तो क्या स्टर्न ने कहा? नहीं। बिनेट ने कहा? हाँ, बिनेट ने ही कहा था कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह बिनेट ने कहा था, गाल्टन ने नहीं कहा, टर्मन ने नहीं कहा। ठीक। 86वां प्रश्न, ठीक है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। बुद्धि की कौन सी प्रमुख विशेषता होती है? बुद्धि जन्मजात होती है कि बुद्धि अर्जित होती है कि बुद्धि सामाजिक होती है कि बुद्धि व्यक्तिगत होती है? ठीक। आप इस प्रश्न को बुद्धि जब पढ़े होंगे प्रारंभ में ही, तब आपसे आपको यह बताया गया होगा कि बुद्धि जो होती है वह जन्मजात होती है। क्या होती है? बुद्धि जन्मजात होती है। तो यहाँ से 86वें का ए आपका सही हो जाएगा कि बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि अर्जित नहीं की जाती। ठीक है। बुद्धि व्यक्तिगत भी नहीं होती, बुद्धि सामाजिक भी नहीं होती। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 87वां प्रश्न आपके सम्मुख दे रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बताया है? किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बताया है? किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बताया है? ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका थ्रस्टन। क्या हो जाएगा? थ्रस्टन ही ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने बुद्धि को 7 योग्यताओं का समूह माना है। स्पीयरमैन ने 2 माना है, एक बार 2 उन्होंने मान लिया, फिर उन्होंने एक बार 3 मान लिया। द्विकारक सिद्धांत हो गया तो त्रिकारक सिद्धांत हो गया, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। थॉर्नडाइक का जो है बहुकारक, बुद्धि को वो बहुकारक मानते हैं, तो ये बहुकारक हो गया। टर्मन भैया बुद्धि लब्धि का सूत्र इन्होंने दिया था, किसका दिया था? बुद्धि लब्धि का। किसका? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने दिया था, तो ये जो है टर्मन हो जाएंगे। तो इसमें सही क्या हो जाएगा आपका? थ्रस्टन सही हो जाएंगे, जिन्होंने कहा कि बुद्धि 7 योग्यताओं का समूह माना गया है। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है 88वां प्रश्न कि वुडवर्थ ने बुद्धि के कितने तत्व बतलाए हैं? 5 तत्व बतलाए हैं कि 4 तत्व बतलाए हैं कि 9 तत्व बतलाए हैं? कितने तत्व बतलाए हैं? बुद्धि के उन्होंने 4 तत्व बतलाए हैं। ठीक है। वुडवर्थ ने बुद्धि के 4 तत्व बतलाए हैं। पहला तत्व जो है आपका, ठीक है, पहले तत्व की अगर हम बात करेंगे तो पहला तत्व उनका होता है बीते हुए अनुभवों का प्रयोग। ठीक है। बीते हुए अनुभवों का प्रयोग, ये पहला तत्व था उनका। ठीक। दूसरा तत्व था, ये हमने पढ़ाया नहीं है इसलिए इस चीज को यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, नई परिस्थितियों से समायोजन। दूसरा था नई परिस्थितियों से समायोजन। नई परिस्थितियों से समायोजन, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा इन्होंने कहा था परिस्थिति को समझना। क्या कहा था? परिस्थिति को समझना उन्होंने कहा। और चौथा था इनका परिस्थितियों का व्यापक अध्ययन, व्यापक दृष्टि से अध्ययन। ठीक है। ये उन्होंने 4 तत्व उन्होंने बुद्धि के बतलाए थे। तो वुडवर्थ ने बुद्धि के कितने तत्व बतलाए? 4 तत्व उन्होंने बतलाए हैं। ये भी एक नया प्रश्न है आपके सम्मुख। 89वां प्रश्न है कि बुद्धि की परीक्षा
बुद्धि की परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से किस देश में प्रारंभिक प्रयोग हुए? तो बुद्धि की जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वह हुआ था फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में नहीं हुआ, इंग्लैंड में नहीं हुआ, रूस में नहीं हुआ। वो फ्रांस में सबसे पहले बुद्धि का जो है संबंध में इसके सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 90वां प्रश्न हमारे प्रश्न श्रृंखला का अंतिम जो पड़ाव है, 90 प्रश्न, यहीं से हम इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, अभी मैंने यहाँ पर बतलाया है। स्पीयरमैन बुद्धि के द्विकारक और त्रिकारक दोनों के जन्मदाता माने जाते हैं, तो स्पीयरमैन यहाँ से सही हो जाएंगे। क्रो एंड क्रो नहीं होंगे, हॉलिंग बर्थ ये भी नहीं होंगे, सीरियल बर्ट ये भी नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ से हमने 90 प्रश्न 61 से लेकर के 90 प्रश्न तक विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अब अगली वीडियो के माध्यम से हम आपके सम्मुख 90 के आगे जो प्रश्न हैं 120 क्वेश्चन तक, 91 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक हम अध्ययन करेंगे और इसी श्रृंखला को आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपेक्षा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करिए। धन्यवाद।